क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श किसने शुरू की? आईसीसी के नए सीईओ कौन बने? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली? ऐसे ही 14 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली? हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है गुजरात के एक पूर्व विधायक ऐसे मंगूभाई छगनभाई पटेल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई? कोई भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने मंगूभाई छगनभाई पटेल को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पिछले वर्ष जून से मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी और हाल ही में वो भी इस अवसर पर मौजूद थे शपथ समारोह में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया है। मंगूभाई पटेल गुजरात के नवसारी से 5 बार और 1 बार गणदेवी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो यह हमें याद रख लेना है, मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। और यहाँ जब हमने राज्यपाल की बात की तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रखे थे। एक तो मैंने बता दिया मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। बाबू कुंभमपति मिजोरम राज्य के राज्यपाल बन गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। और थावरचंद गहलोत वो कर्नाटक के नए राज्यपाल बन गए हैं 8 जुलाई में। दोस्तों 8 जुलाई के करंट अफेयर में मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी वो आपको याद है, तो 8 राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको पता होगा। और यहाँ बात करते हैं राज्यपाल के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से राज्यपाल का काम क्या होता है वो भी क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। राज्यपाल का क्या काम होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल मीन्स गवर्नर ही होता है जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामले में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। और राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मंत्रालय और मंत्री के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हम सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी मंत्री परिषद का हाल ही में विस्तार किया है। कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, हमको पता लगाना है कौन सा युग्म गलत है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन बन गए हैं? श्री अनुराग ठाकुर, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बन गए हैं? श्री मनसुख मांडविया, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है श्री मनसुख मांडविया ने। विधि और न्याय मंत्री कौन बन गए हैं? श्री किरेन रिजिजू। तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन बन गए हैं? प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में नहीं है क्योंकि संस्कृति और पर्यटन मंत्री बन गए हैं डॉक्टर जी किशन रेड्डी। और इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर जी किशन रेड्डी हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री का पदभार संभाल लिया है। तो श्री जी किशन रेड्डी को
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय का भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। तो हमें यह बात याद रख लेनी है, श्री जी किशन रेड्डी 2 मंत्रालय के मंत्री हैं, एक संस्कृति और पर्यटन मंत्री और दूसरा मंत्रालय उनके पास है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। तो हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। और मंत्री परिषद के विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने पद से त्याग पत्र दिया। इनमें रमेश पोखरियाल निशंक, डी.वी. सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और संतोष कुमार गंगवार शामिल हैं। और यहाँ जो 12 मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है तो उनकी सारी विथ इमेज आप देख सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो डी.वी. सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो, प्रताप चंद्र सारंगी, संजय धोत्रे, सुश्री देबाश्री चौधरी, इन सभी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके त्याग पत्र स्वीकार कर लिए हैं। राज्य मंत्रियों में बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देबाश्री चौधरी के त्याग पत्र का भी स्वीकार कर लिया है हमारे राष्ट्रपति ने। और केंद्रीय मंत्री परिषद में हुए विस्तार में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। तो यह हमें याद रख लेना चाहिए कि कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। तीसरा क्वेश्चन, एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श किसने शुरू की? हाल ही में एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली जिसका नाम है स्पर्श शुरू की है हमारे रक्षा मंत्रालय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए, किस उद्देश्य से? कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श शुरू की है। वेब आधारित इस प्रणाली के जरिए पेंशन के दावों को निपटाने और पेंशन भुगतान का काम किया जाता है। तो हमें इस प्रणाली का नाम याद रखना है। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाल ही में एक प्रणाली स्पर्श विकसित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए यह स्पर्श एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली शुरू की गई है। किसने शुरू की है? हमारे रक्षा मंत्रालय ने। और किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता के बगैर पेंशन के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दिए जाते हैं। और स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन के भुगतान के लिए रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक, एक है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक करार किया है, यानी कि एमओयू किया है। और ये दोनों बैंक स्पर्श के सर्विस सेंटर के रूप में काम करेगा। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए कि स्पर्श प्रणाली के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। चौथा क्वेश्चन, पूजा रानी बुरा का संबंध किस खेल से है? इमेज आप देख सकते हैं। पूजा रानी बुरा वो टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। पूजा रानी बुरा का संबंध मुक्केबाजी से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की एक जानी मानी मुक्केबाज जिसका नाम है पूजा रानी बुरा। हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में 13 दिन ही बाकी रह गए हैं और आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में महिला मुक्केबाज पूजा रानी बुरा की बात की गई। और इसलिए मैंने सोचा कि जो आकाशवाणी के द्वारा यह महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत की गई है तो हर रोज मैं एक ओलंपियन के बारे में बताता हूं। आज हम बात करते हैं पूजा रानी बुरा की। पूजा रानी बुरा का जन्म कब और कहां हुआ? 17 फरवरी 1991 को हरियाणा राज्य के भिवानी के निमरी वाली गांव के एक जाट परिवार में हुआ। कहां पर? 17 फरवरी 1991 को हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के निमरी वाली गांव में एक जाट परिवार में पूजा रानी का जन्म। और पूजा के प्रशिक्षक का नाम क्या है? संजय शौरण। क्या नाम है? संजय शौरण। वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि पूजा इस बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत देश को मेडल दिलाए। और मुक्केबाज पूजा रानी बुरा के बारे में आगे बात करो
तो 2012 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पूजा रानी बुरा ने स्वर्णिम सफलता हासिल की, मतलब गोल्ड मेडल जीता था। किस इवेंट में? सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। कब आयोजित हुई थी? 2012 में। और 2013 की एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने रजत पदक हासिल किया। 2019 के बैंकॉक एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और उनकी उपलब्धियों की आगे बात करें तो जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में अंतिम 8 में पूजा ने थाईलैंड की बॉक्सर को हराकर टोक्यो का टिकट हासिल किया था। और इसी साल दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर पूजा रानी बुरा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार है। तो हमारे चैनल की ओर से पूजा रानी बुरा को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, ऑल इज वेल, और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। पांचवा क्वेश्चन, भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। और केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और राज्य सरकारों की ओर से 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इस स्कीम का लक्ष्य क्या है? स्कीम का लक्ष्य है स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना, ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। और दूसरे चरण के उपाय कब तक लागू किए जाएंगे? 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक इसे लागू किया जाएगा। और हमारे नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो मैंने हाल ही में आपको बताया, श्री मनसुख मांडविया वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। और स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? यह फैक्ट याद रख लो। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 3 सूची है, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो हमें यह याद रख लेना चाहिए स्वास्थ्य किस सूची का विषय है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो यह याद रख लीजिए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य है वो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वर्तमान में स्वास्थ्य है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। छठा क्वेश्चन, गुजरात के किस शहर में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? आपके सामने मैंने जो इमेज रखी है वो ओडिशा के पुरी शहर में निकालने वाली रथ यात्रा की है। और रथ यात्रा ओडिशा का राज्य पर्व है। इसी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा का गुजरात में भी आयोजन किया जाता है। कहां पर? गुजरात की आर्थिक कैपिटल अहमदाबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने सोमवार को भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस दौरान मार्ग पर कर्फ्यू रहेगा और प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण प्रसाद वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। और गुजरात के गृह मंत्री कौन है? श्री प्रदीप सिंह जडेजा। इमेज में आप देख सकते हैं। और उन्होंने हाल ही में यह रथ यात्रा की घोषणा की। और सोमवार की यात्रा में 3 रथों के अलावा जगन्नाथ मंदिर के महंत और ट्रस्टी के एक ही वाहन को हिस्सा लेने की अनुमति होगी। यानी कि कोई भी आम जनता को यह रथ यात्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। वो अपने घर पर रहकर टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और रथ यात्रा के 19 किलोमीटर के मार्ग पर कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाएगा और रथ यात्रा 5 घंटे में पूरी करनी होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सोमवार की सुबह जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में हिस्सा लेंगे। तो यह हमें याद रख लेना है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार की सुबह जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में हिस्सा लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी पारंपरिक पहिंद समारोह में शामिल होंगे। तो यह भी फैक्ट हमें याद रख लेना है कि यह प्रसिद्ध जगन्नाथ की रथ यात्रा है, इसमें एक पारंपरिक पहिंद समारोह है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और जब यहाँ हमने जिक्र किया है अमित शाह का, तो अमित शाह
इनसे जुड़े हुए दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने कौन सा मंत्रालय बनाया है? सहकारिता मंत्रालय। और देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। तो यह दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश की 2 दिवसीय सरकारी यात्रा की? हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस गए थे और रूस से हाल ही में 2 दिवसीय सरकारी यात्रा पर निकल पड़े हैं। किस देश जाएंगे? जॉर्जिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्जिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस से जॉर्जिया की 2 दिवसीय सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भारतीय विदेश मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की पहली यह यात्रा है। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना है, किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की यह पहली यात्रा है। और जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन है? डेविड जलकालियानी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री है डेविड जलकालियानी, जिन्होंने हमारे एस जयशंकर को न्योता भेजा और हमारे एस जयशंकर ने सहर्ष स्वीकार भी किया। और डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर बातचीत की है। और डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्जिया की सरकार और लोगों को सेंट क्वीन केटे वन के पवित्र अवशेष सौंपे। तो यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है कि हाल ही में हमारे एस जयशंकर ने किस देश की सरकार और लोगों को सेंट क्वीन केटे वन की पवित्र अवशेष सौंपे हैं? तो जॉर्जिया देश आएगा और वहां पर उनकी कैपिटल तिब्लिसी में एक हमारी गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाने वाला है। तो यह भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। वे तिब्लिसी में स्थापित की गई महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। किस देश में? जॉर्जिया में। और विदेश मंत्री की यात्रा से भारत और जॉर्जिया के घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंधों में और भी मजबूती आएगी। 8वां क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? तकरीबन हमने 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि हॉकी इवेंट में। और लास्ट बार हमने हॉकी इवेंट में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और पहली बार कब जीता था? 1928 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और यह ओलंपिक कब शुरू होने जा रहा है? 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और समाप्त होगा 8 अगस्त को। और हमारा भारतीय दल इस साल बहुत बड़ा है। हम कामना करते हैं कि कम से कम 8 से 10 गोल्ड मेडल जीते। वर्ष 1928 में जब एक नई नवेली भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में गई तो टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। क्या? 1928 में हम पहली बार हॉकी इवेंट में ओलंपिक में भाग लिया और पहली ही बार हमने गोल्ड मेडल जीता था। और लगभग 50 वर्षों के दौरान हॉकी टीम ने 11 पदक हासिल किए, जिनमें से 8 स्वर्ण भी शामिल है। और भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। तो इस बार हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम प्रमुख दावेदार मानी जा सकती है और इस साल भी हम शायद गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि टोक्यो के लिए भारतीय टीम से काफी उम्मीदें रहेगी। टीम वर्तमान रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। तो हमारी पुरुषों की हॉकी टीम है वो रैंक में 4थे स्थान पर है। पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड, यानी कि कड़ी टक्कर होने वाली है। और 2020 FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड पर 2 जीत दर्ज की और शीर्ष क्रम की बेल्जियम तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ खेला। और हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। 9वां क्वेश्चन, ICC के CEO का पद किसने संभाला है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद हाल ही में संभाल लिया है जियोफ अलार्डिस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जियोफ अलार्डिस। जियोफ अलार्डिस ने किसका स्थान लिया है? भारत के मनु साहनी का स्थान लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जियोफ अलार्डिस। इमेज में आप देख सकते हैं
मनु साहनी के हटने के बाद जियोफ अलार्डिस आईसीसी के नए सीईओ का पदभार संभालेंगे। मनु साहनी, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, मनु साहनी हमारे भारत के थे और आईसीसी में सीईओ पद पर कार्यरत थे, लेकिन हाल ही में उसे पद से हटा दिया गया है। मनु साहनी को अपने साथियों के साथ सख्त व्यवहार के कारण मार्च में जांच लंबित रहने तक अवकाश पर भेज दिया गया था और हाल ही में उन्हें सीईओ पद से हटा दिया गया है। और हमारे भारत देश के मनु साहनी 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद डेविड रिचर्डसन के जगह सीईओ बने थे और उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होना था, लेकिन हाल ही में पद से हटा दिया है आईसीसी ने। और आईसीसी के दोस्तों प्रमुख कौन है? तो नाम है ग्रेग बार्कले। नाम मत बोलिएगा, वो न्यूजीलैंड देश के हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में प्लेनेट TOI 1231 की खोज किसने की है? पृथ्वी की तरह दिखने वाला यह प्लेनेट जिसका नाम है TOI 1231 और यह एक्सोप्लेनेट की खोज नासा के शोधकर्ताओं ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। और प्लेनेट TOI 1231 की बात करें तो इस एक्सोप्लेनेट की खोज नासा के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। अपनी कक्षा के करीब होने के बावजूद शोधकर्ताओं ने ग्रह को अपेक्षाकृत ठंडा पाया है और यह ग्रह अपने आकार के कारण रहने योग्य है और साथ ही इसकी विशिष्ट वातावरणीय संरचना वैज्ञानिकों को इसके अध्ययन का विशिष्ट अवसर प्रदान करती है। और पृथ्वी की कक्षा से परे जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों ने एक नए एक्सोप्लेनेट की खोज की है जहां का वातावरण समृद्ध है और वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लेनेट TOI 1231 पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल ड्वार्फ तारे की परिक्रमा कर रहा है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखता है। यह एक्सोप्लेनेट की खोज की है नासा के शोधकर्ताओं ने। और एक्सोप्लेनेट किसे कहते हैं? हमारा जो सौर परिवार है, सौर परिवार के बाहर की परिधि वाला जो कोई भी ग्रह खोजा जाता है इसे हम कह सकते हैं एक्सोप्लेनेट। और यह ग्रह पृथ्वी के आकार में 3.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 57 डिग्री सेल्सियस गर्म भी है। और ऐसे में इस ग्रह पर अब ज्ञात अपेक्षाकृत छोटे ग्रहों की तुलना में सबसे बेहतर वातावरण है और एक नए ग्रह की तलाश करने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक्सोप्लेनेट का आशय क्या है? एक्सोप्लेनेट का आशय हमारे सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले किसी ग्रह से है जो कि विशिष्ट सितारे की परिक्रमा कर रहा हो। और पहले एक्सोप्लेनेट की खोज 1990 के दशक में की गई थी और तब से अब तक ऐसे हजारों खगोल निकायों की खोज की जा चुकी है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया गया? हाल ही में नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया है 10 जुलाई को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। नेशनल फिश फार्मर्स डे किसके द्वारा मनाया गया? ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और इस साल 10 जुलाई को 18वां नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया। 2021 में हम 18वां नेशनल फिश फार्मर्स डे आज ही मना रहे हैं। और किसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है? वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अलीकुंही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 10 जुलाई 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीक यानी कि इंडक्टेड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था और इस तकनीक को हाइपोफिसेशन भी कहा जाता है। क्या? इस तकनीक को हाइपोफिसेशन भी कहा जाता है और इस तकनीक के कारण ही देश में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का उद्देश्य साकार हो सका था। और यहाँ हमने महत्वपूर्ण दिवस की बात की तो जुलाई में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए उसको हम सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस और SBI का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया। उसके बाद आया 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया गया। 7 जुलाई को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया गया और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 12वां क्वेश्चन, GI प्रमाणित मदुरई चमेली का किसको निर्यात किया गया? GI प्रमाणित मदुरई चमेली का अमेरिका और UAE दोनों देशों को निर्यात किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित मदुरई चमेली
और अन्य पारंपरिक फूलों जैसे लिली, बटन गुलाब, चमन थी और मैरीगोल्ड को 8 जुलाई 2021 को तमिलनाडु से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया था। और ये फूल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा द्वारा तमिलनाडु में नीलाकोट्टई, डिंडीगुल और सत्यमंगलम से प्राप्त किए गए। और यहाँ हमने बात की है चमेली की यानी कि जैस्मिन की। तो चमेली को वैज्ञानिक रूप से जैस्मिनम ऑफिसिनेल कहा जाता है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है चमेली का? जैस्मिनम ऑफिसिनेल। और यह दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। चमेली की खुशबू मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की भव्यता का पर्याय है। और मदुरई इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मल्ली गाय का एक प्रमुख बाजार है और यह भारत की जैस्मिन राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। क्या? मदुरई हमारे भारत में जैस्मिन राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। और एक मल्ली गाय जो प्रजाति है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। 13वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे उदयन माने का संबंध किस खेल से है? सुर्खियों में रहे उदयन माने का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्फ। भारतीय गोल्फर उदयन माने ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो जुलाई और अगस्त 2021 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और उदय माने ऐसे भारत देश के दूसरे गोल्फर हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हो। उदयन माने 30 साल के हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बन गए हैं। तो उनके साथ एक और भी हमारे भारतीय गोल्फर है जिसका नाम है अनिर्बान लाहिड़ी। इमेज आप देख सकते हैं, यह है अनिर्बान लाहिड़ी। उन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अनिर्बान लाहिड़ी लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने एसएसपी चौरसिया के साथ रियो 2016 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यहाँ हमने जिक्र किया है उदयन माने का। उदयन माने का जन्म कब और कहाँ? 24 फरवरी 1991 को बेंगलोर में उदयन माने का जन्म। और वह एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है और वह वर्तमान में 356वें नंबर पर है। पूरे विश्व में कौन से रैंक पर है? 356वें रैंक पर। और वह एशियन टूर और पीजीए टूर खेलते हैं। 14वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां बनेगा? इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहां बनेगा? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में, यानी कि ग्रीन सिटी में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में यह सेंटर बनने जा रहा है। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, शॉर्ट में कहे तो GIMAC की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, शॉर्ट में बोले तो IFSCA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और GIMAC समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। और यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, क्या गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहे डबल, मखमली, मिश्री और इटली निम्न में से किसकी प्रमुख किस्म है? यहाँ चेरी को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया। यह मिस्री की एक किस्म की हाल ही में निर्यात की गई, इसलिए करंट अफेयर में आया। और पूरे भारत देश में 95% चेरी का उत्पादन अकेला जम्मू कश्मीर करता है। तो हाल ही में सुर्खियों में रही डबल, मखमली, मिस्री और इटली किसकी प्रमुख किस्में है? चेरी की। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है चेरी। किसी ने तो इमेज के साथ लिखा है, बहुत बढ़िया। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है राधा तावियार, मुकुल कुमार सिंह, मेघा परमार, प्रिंसी, कल्पेश मफाजी ठाकुर, दशरथ रबारी, वेचत राठवा, वीरभद्र परमार। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है रेखा नीनामा, जिग्नेश वाघेला, जमोड़ प्रवीण, मेहुल परमार, टेलर कश्यप, भाविका भवानी, निशा राठौड़ और भूमि परमार। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है चेरी। और भाविक चौधरी, विनेश कोहली, किंजल चावड़ा, सेंटा अंकित,
गोसाई मनीष और राधा जोरा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, किस राज्य से भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है किस राज्य से भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात शुरू किया गया है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।